So let us talk about domain, codomain, range of the function. So first we'll discuss domain. Domain is basically set of all values of x for which function fx is defined. मतलब x एक्सिस के along जितनी भी x की वैल्यू होती है जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है दैट इज कॉल्ड डोमेन. ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं. एक सिंपल सा एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, दैट इज y इज इक्वल टू, थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ एंड आई विल टेक सम दिस कलर. y इज इक्वल टू 1/x. तो डोमेन का मतलब हो गया x की वो वैल्यू जिस पे y डिफाइंड है, x की वो वैल्यूज जिस पे y डिफाइंड है. तो यहां पर सिर्फ x इज इक्वल टू 0 के लिए y डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब तुम्हें पता ही है, पार्ट करने से 1/2 डिफाइंड होता है तो एक चीज के 2 पार्ट कर सकते हैं, या 1/3 डिफाइंड होता है तो एक चीज के 3 पार्ट कर सकते हैं. बट अगर 1/0 करोगे तो किसी एक चीज के 0 पार्ट कैसे कर सकते हो. तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. सो x की वो वैल्यू जिस पे y डिफाइंड नहीं है, यू कैन राइट इट ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स. जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो ले सकते हो एक्सक्लूडिंग 0. इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका हो जाएगा r प्लस, है ना. इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर. तो x की हर एक पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए y डिफाइंड है. तो एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल हो गया. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x. तो डोमेन क्या हो जाएगा, x की वो वैल्यू जिस पे y डिफाइंड है, और y की वैल्यूज को रेंज कहते हैं. तो रेंज अभी आगे डिस्कस करेंगे. x की वो वैल्यू जिस पे y डिफाइंड है. यहां पर सबको पता ही है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है. तो अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें या रियल नंबर की बात करें, तो इस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती. 0 हो सकता है यहाँ पे, स्क्वायर रूट में 0 डिफाइंड है. तो इसके लिए हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, जितने पॉजिटिव इंटीजर है सब हो जाएंगे, सॉरी इंटीजर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर. r का मतलब रियल नंबर होता है. तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे सब हो जाएंगे, और यूनियन 0, क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है. तो ये इसको लिखने का तरीका है. एक और तरीका है इसको लिखने का, यू कैन राइट इट लाइक दिस, x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0. ठीक है, x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0. यहां पर इसको लिखने का भी तरीका कुछ वैसे ही हो सकता है ना. x इज नॉट इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन 0. ठीक है, सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो आई होप इन दो एग्जाम्पल से डोमेन का मतलब तुम्हें समझ में आया होगा. अभी हम डोमेन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं नाउ. सो ये कंसेप्ट हो गया डोमेन. अब बात कर लेते हैं रेंज, है ना. रेंज होता है सेट ऑफ ऑल फंक्शनल इमेज ऑफ द एलिमेंट. फंक्शनल इमेज ऑफ द एलिमेंट दी लग गया यहाँ पे, इसको काट दो. ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो हमने सेट डिफाइन किया था कैसे, फंक्शन डिफाइन किया था कैसे, फंक्शन सेट ए से सेट बी में. ठीक है, फंक्शन सेट ए से सेट बी में. ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल फंक्शनल इमेज,
ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए की जितनी भी इमेज बी में है ना, सेट ए की मतलब इमेज तभी होंगी जब वो किसी एलिमेंट से एसोसिएट होंगी, तभी इमेज होगी। तो उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, y की जो वैल्यूज होती है उनको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो x में तो हमें सारी वैल्यूज लेनी है, डोमेन में तो सारे एलिमेंट लेते, मगर रेंज में इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे एलिमेंट आ जाए। ठीक है, इसलिए एक और चीज हम डिफाइन करते हैं, कोडोमेन। सेट बी में जितने भी एलिमेंट है, ठीक, तो याद रखो, बेसिक कंसेप्ट याद रखो हमेशा, मैंने इतना अच्छी तरह समझाया था। सेट ए का कोई एलिमेंट छोड़ नहीं सकते, तो सेट बी के एलिमेंट छोड़ सकते हो। तो अगर सेट बी के एलिमेंट छोड़ सकते हो तो एक तो सेट बी के एलिमेंट, सारे जो एलिमेंट होंगे उनको हम कहेंगे कोडोमेन, है ना। सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, कोडोमेन। रेंज सेट बी के वो एलिमेंट है जो सेट ए से एसोसिएटेड है, तो यू कैन से सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज क्या हो गया, जो ए के साथ जिनका एसोसिएशन है। आई होप यू गॉट इट। कुछ पॉइंट है, समझ लेते हैं, ये मैंने लिख के रखा ताकि टाइम ना वेस्ट हो। रेंज मे बी इक्वल टू डोमेन और सबसेट ऑफ इट। रेंज किसी भी फंक्शन की मतलब रेंज डोमेन के इक्वल भी हो सकता है और उसका सबसेट भी हो सकता है। तो यू कैन राइट दिस थिंग एज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन मतलब प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, लाइक दिस, और सबसेट भी हो सकता है ना। मतलब बी के सारे एलिमेंट भी लिए जा सकते हैं, नहीं भी लिए जा सकते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस तुमने ग्राफ से थोड़ा बहुत समझ लिया होगा कि कहीं पर ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन रेंज इज डिफाइंड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब रेंज की एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज इज डिफाइंड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एंड जी ऑफ फंक्शन। यहां पे एफ और जी वी आर टेकिंग टू फंक्शन, एफ एंड जी वी आर टेकिंग टू फंक्शंस, ठीक है, of the function having, so we have f and g function be the function having d1 and d1 and d2 respectively। इनके जो डोमेन है f और g के फंक्शन जो है, f and g are two functions having domain d1 and d2 respectively। then the function, अगर इनका कंबाइंड फंक्शन हो, मतलब एक फंक्शन f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है और उनके डोमेन d1 और d2 है, ठीक है। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझ लो, इस पर डबल स्टार लगा देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पर बेस्ड होते हैं, इसी पॉइंट पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चंस में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन ही दिया होता है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है f और g, और उनके डोमेन d1 और d2 है, तो इनका कंबाइंड फंक्शन अगर fx डिफाइंड है, कंबाइंड फंक्शन fx डिफाइंड है। fx कैसे डिफाइंड है, इनका सम है या डिफरेंस हो सकता है ना। पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन का सम ले सकते हो या डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है, सम है और डिफरेंस है। तब जो डोमेन हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ d1 एंड d2, इंटरसेक्शन ऑफ d1 एंड d2। मतलब पहले फंक्शन का डोमेन d1 है, दूसरे फंक्शन का डोमेन d2 है, f फंक्शन का डोमेन d1 है, g फंक्शन का डोमेन d2 है। तो जो फंक्शन इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिफाइंड है उसका डोमेन क्या होगा, पहले और दूसरे डोमेन का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर तरह का पॉइंट एक और लेते हैं। सिमिलरली अगर एक फंक्शन है gx,
जो इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइंड है ना। एफ एक्स डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, डॉट जी एक्स ऐसे डिफाइंड है। तब भी जो डोमेन होगा दैट विल बी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ D1 एंड D2। आई होप तुम्हें इंटरसेक्शन का मतलब पता होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, है दोनों का जो कॉमन है, दोनों में से कॉमन लेना है, कॉमन। सो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। यूनियन मीन्स दोनों को इंक्लूड करना है, दोनों के एलिमेंट को इंक्लूड करना है। और इंटरसेक्शन मीन्स दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। ठीक है, सो दिस इज द केस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अगर हम डिवीजन लेते हैं, सपोज टेक सम फंक्शन एच एक्स एंड इनका डिवीजन डिफाइन करते हैं, इन फंक्शंस का एफ एक्स और जी एक्स का डिवीजन डिफाइन करते हैं, एफ एक्स और जी एक्स का डिवीजन डिफाइन करते हैं। इन दैट केस डोमेन की वैल्यू फिर से वही होगी D1 इंटरसेक्शन D2, मगर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहां पे जीरो को इंक्लूड नहीं करना है ना। तो एक और कंडीशन लगा देंगे, x सच दैट gx इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x सच दैट gx इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आखिरी वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बेसिक पॉइंट है। लास्ट वाले पॉइंट पे ही क्वेश्चन हो गया। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस लेते हैं। सो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमें डोमेन निकालना है, मतलब x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए y डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें फिर कंडीशन क्या होगी, जो इसके अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, वो ग्रेटर और इक्वल देन जीरो होना चाहिए। जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। सो यू कैन राइट कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक्चुअली में हम इस फंक्शन को दो फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यू कैन टेक x कॉमन, तो एक तो सिंपल x वाला फंक्शन हो गया, और यहां पे बचा 2 माइनस एक्स कॉमन लिया और 2, तो यहां पे बचा 2 माइनस एक्स। ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब एक्चुअली में ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, एक फंक्शन x है और एक 2 माइनस एक्स है। तो इनका जो डोमेन होगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, x का और 2 माइनस एक्स का जो इंटरसेक्शन होगा उसी में y डिफाइंड होगा। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो देख लो। ऑब्वियसली x लिखो, और अगर इसको x माइनस टू लिखना है, ऐसे लिखना, x को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो फिर यहां पर फिर इनइक्वलिटी रिवर्स कर देंगे, ऐसे इनइक्वलिटी को रिवर्स कर देंगे। तो इट इज x इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। अब इनके जो कॉमन यू कैन से कि डोमेन है, कॉमन डोमेन x की कॉमन वैल्यू जिसपे y डिफाइंड है, उसको निकालने का एक बेसिक मेथड होता है जिसको कुछ लोग वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। ठीक है, हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, हमें
y की वैल्यूज चाहिए जिसपे x इंटू एक्स माइनस टू इज स्मॉलर इक्वल देन जीरो। ये जो प्रोडक्ट है अगर ये स्मॉलर और इक्वल देन जीरो होगा तब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि बेसिकली तो हमने यही से शुरू किया था, है ना। y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए या y की पॉजिटिव वैल्यू नहीं, अंडर रूट के अंदर जीरो प्लस पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अगर अंडर रूट के अंदर तभी y डिफाइंड होगा। तो अगर अंडर रूट के अंदर जीरो और पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं है, तो हमने यहां से शुरू किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे इनइक्वलिटी हमने रिवर्स कर दी, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए x इंटू एक्स माइनस टू इज स्मॉलर और इक्वल देन जीरो। तो इसके लिए आता है बेबी कर्व मेथड जो इंटरसेक्शन वैल्यूज को देता है। तो उसके लिए हम एक पहले लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। बहुत बेसिक और इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहां पर x की वैल्यूज जीरो हो रही हैं। तो एक तो जब x की वैल्यू टू होगी, नहीं फिर से एक्सप्लेन करता हूं इसको, कहां पर y की वैल्यू जीरो हो रही है, यानी कहां पर ये एंटायर टर्म जीरो हो रहा है ना, उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले तो हम इसको लेते हैं x इज इक्वल टू टू, क्योंकि उसी पॉइंट के पहले या बाद में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू टू आ रहा है और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। मतलब हमें ये चेक करना है कि y की वैल्यू जीरो कहां कहां पर होंगी, तो टू पर होंगी और जीरो पर होंगी, या y से मतलब है कि ये इसके अंदर ये पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म की वैल्यू जीरो कहां कहां पर होंगी। उसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर पॉजिटिव होगा और कहां पर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जो अलग अलग फंक्शन के टर्म है, जैसे ये x का एक फंक्शन है और ये x माइनस टू का फंक्शन है, तो अलग अलग टर्म को जीरो कर दो, ठीक है। जीरो करने से पहले क्या करो, अगर माइनस में x लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव में बना लो, है ना, और इनइक्वलिटी रिवर्स कर दो तो सब पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक। तो यहां पर दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक तो टू क्रिटिकल पॉइंट है और एक जीरो है। क्रिटिकल पॉइंट्स को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, है ना। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जीरो है, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, टू है, ठीक है। अब ये बात एकदम से क्लियर है कि अगर x की वैल्यू टू से, x की वैल्यू अगर टू लोगे तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना, तभी इक्वलिटी लगाया हमने। x की वैल्यू टू लोगे तो टू टू जा फोर और ये जीरो। मगर x की वैल्यू अगर टू से ज्यादा होगी तो ये पूरा जो टर्म है, ये जो अंडर रूट के अंदर है, दिस विल बी पॉजिटिव। तो इस साइड पॉजिटिव लिख दो। कुछ लोग यहाँ पे वेव बनाते हैं ऐसे, इस तरह से, तो अगर वो मर्जी हो बना लो ऐसे बेबी, इसीलिए बेबी कर्व मेथड कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड बेबी कर्व मेथड, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा बेबी कर्व पसंद है तो, नॉट बेबी कर्व, इट इज वेवी कर्व, वेव लाइक होता है ना, बेबी कर्व। कुछ लोग बेबी कर्व कहने लगे, तो दिस इज पॉजिटिव। तो टू के मतलब टू के बाद जो होगा, इस पूरे टर्म की, यहां पे इस पूरे टर्म की वैल्यू की बात हो रही है, तभी उसका इंटरसेक्शन आएगा, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फिर टू से जीरो तक, है ना, x की वैल्यू अगर तुम टू से जीरो तक कोई भी वैल्यू लोगे, वन ले लो, है ना, जीरो से 0.5 ले लो, तो यू विल गेट दिस एंटायर टर्म नेगेटिव, है ना, यू विल गेट दिस एंटायर टर्म एज नेगेटिव। मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा जिसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला ऐसे बेबी कर लेना। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, फिर जीरो से ऐसे वेव ऊपर वाला लेते हैं, नीचे वाला लेते हैं, ऊपर वाला लेते हैं, नीचे वाला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी यहां पर ये भी हो सकता है x माइनस टू का स्क्वायर हो, तो फिर ये नीचे वाला मतलब गायब हो जाता है, फिर ऊपर वाला ही आ जाता है ना, दो बार रिपीट हो गया तो नीचे वाला उसी में एलिमिनेट हो गया, तो फिर से ऊपर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे उसको सीख जाओगे, तो मुश्किल स्क्वायर की। नाउ नेक्स्ट है इधर, इसको रटना नहीं है, बहुत आराम से धीरे धीरे समझो, बेसिक को समझते चलो। उसके बाद हाँ,
तो जीरो से कम अगर एक्स की वैल्यू है, जीरो से कम कोई भी वैल्यू रख चेक कर सकते हो, है ना, -1, -2, -3, वट एवर यू वॉन्ट, यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। तो ये क्लियर हो गया ना। तो 2 से ऊपर जो वैल्यू होगी तो इस पूरे फंक्शन की, ये जो एंटायर फंक्शन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। 0 और 2 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और 0 से कम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है, हमें जो इंटरसेक्शन लेना है दोनों फंक्शन का, वो दोनों पॉजिटिव वैल्यू को लेना है ना, दोनों पॉजिटिव वैल्यू को इंक्लूड करना है। समझ आई बात? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं तो भूल ही गया। दोनों पॉजिटिव नहीं, इसमें नेगेटिव वैल्यू को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स हो गया ना, यहाँ पे रिवर्स हो गया, ठीक है, इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई। अगर इनइक्वलिटी रिवर्स ना होती तब हम दोनों पॉजिटिव वैल्यू को इंक्लूड करते। यहाँ पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई ना, तो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को लेना है ना, नेगेटिव वैल्यू को लेना है अगर इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई। आई होप यू गॉट इट। ठीक है। सो तो बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, कहीं मेरे चक्कर में, जैसा मैं देख रहा हूँ कि इनइक्वलिटी को मैंने रिवर्स कर दिया है, तो जब ये वैल्यू x की, है ना, ये पूरे फंक्शन की, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी, तब जो है इसके अंदर जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, इसके अंदर जो भी आएगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में रिवर्स कर दिया है, फंक्शन को रिवर्स कर दिया है। अगर रिवर्स नहीं करते तो हम दोनों पॉजिटिव वैल्यू लेते। आई होप यू गॉट इट। तो हम इसको लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू 0 को इंक्लूड करना है, इसलिए बिग ब्रैकेट लगाया है ना, इधर 2 को इंक्लूड करना है। अगर 0 और 2 को इंक्लूड नहीं करना होता तो हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा रहे हैं, इसका मतलब हमें 0 और 2 को इंक्लूड करना है। ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये यहाँ पर हमने कुछ डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन टाइप का क्वेश्चन दिया था, मल्टीप्लिकेशन टाइप का हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिवीजन टाइप का क्वेश्चन लेंगे, है ना, डिवीजन टाइप का क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू, तो पहले तो वीडियो को पॉज करना और इसको ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना। इसमें हिंट ये है कि जैसे प्रोडक्ट के लिए वेवी कर्व मेथड लगता है वैसे ही डिवीजन के लिए लगता है, कोई चेंज नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट और डिवीजन में अलग अलग लगे, क्योंकि डोमेन तो सेम ही होता है, डोमेन का कंसेप्ट तो वैसे ही होता है, इंटरसेक्शन ही लेना होता है। ठीक है। तो x+3 और 5-x, ठीक है, तो हमें डोमेन फाइंड करना है, यानी x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे y डिफाइंड हो। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक सम गुड कलर। सो फिर से स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू x+3 अपॉन 5-x दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहां पर ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने खाली ग्रेटर देन लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ग्रेटर और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी डिफाइंड होता है अगर हम पूरे को ले रहे हैं, ठीक है, टोटल को ले रहे हैं। बाकी डिवीजन में अगर ले रहे हैं, है ना, डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, तब तो 0 हम नहीं लेंगे। तो अगर हम पूरा टर्म ले रहे हैं एक साथ तो दिस इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। ठीक है। फिर वही काम करें, क्या काम करें, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इस पूरे को हम क्या रखेंगे, 0। तो x+3 अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। ठीक है। अगर इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है। उससे पहले बेटर ये होगा कि यहां पर साइन रिवर्स कर लो। x अगर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का x हमें पसंद नहीं होता,
तो यहाँ पर साइन x माइनस 5 कर लो, है ना, x माइनस 5 कर लो। तो x माइनस 5 करोगे तो दोनों साइड -1 से यू कैन से कि डिवाइड करना पड़ेगा, x माइनस 5 कर लो। आई शुड टेक अ वाइट कलर, पता नहीं, x माइनस 5 कर लो। अब इनइक्वलिटी को उल्टा कर देना, क्योंकि दोनों साइड अगर तुमने -1 कर दिया है, ठीक है, अगर इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स कर, सॉरी, अगर ये साइन ऐसे चेंज कर लिया है देन ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो अभी ग्रेटर इक्वल देन 0 था, अब स्मॉलर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 5 आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, -3 आ गया और 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर तुम्हें इन दोनों फंक्शंस का इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना, इन दोनों फंक्शंस का इंटरसेक्शन कहने का मतलब इन दोनों फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो यू कैन यूज दिस मेथड, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक्चुअली में यहाँ पे दो फंक्शन है, x+3 एक फंक्शन है, x-5 एक फंक्शन है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इन फंक्शन की वैल्यू को अलग अलग जीरो रखते हैं, तो हमने अलग अलग जीरो रखा है। तो और क्रिटिकल पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में -3 पहले आएगा, ये याद रखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और 5 बाद में आ जाएगा। अब ठीक वैसे ही रूल लगाने हैं जैसे हमने पहले लगाए थे, सेम, वेव बनाओ ना बनाओ ऐसे भी चलेगा। तो अगर 5 से बड़ा है x की वैल्यू, ठीक है, अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो इस अंडर रूट के अंदर जो भी है टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये टोटल वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये तुम चेक कर सकते हो, है ना, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू 6 पुट करके चेक कर सकते हो, है ना। तो ये जो टोटल वैल्यू है दैट विल बी पॉजिटिव, यू कैन चेक। उसके बाद x की वैल्यू अगर 5 से कम है तो टोटल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, वो भी चेक कर सकते हो, है ना। 5 से कम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 5 से कम क्या होता है 4 पुट कर लो तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। सिमिलरली अगर ये वैल्यू -3 से कम है तो फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी देख लो, -3 से कम कोई भी वैल्यू -2 रख के देख लो तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें, क्योंकि इनइक्वलिटी हमने रिवर्स कर रखी है इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी है, यानी इस पूरे फंक्शन, अच्छा ये वेवी कर्व मेथड इस पूरे फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, टोटल, इस पूरे, यानी पूरे फंक्शन नहीं, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है, पूरा फंक्शन तो खैर अंडर रूट के अंदर है, बट इस टोटल की वैल्यू x+3/5 - x को रिप्रेजेंट करता है। आई होप यू गॉट इट नाउ, ठीक है। फिर तो हमें निगेटिव वैल्यू लेनी है, तो और इंक्लूड करना है, जीरो को भी इंक्लूड करना है, तो जीरो को इंक्लूड करने के लिए फिर -3 और 5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये -3 पे जीरो होगा या 5 पे जीरो होगा, ठीक है, समझ आई बात। बट एक चीज यहां पर और बहुत इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू 5 जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो नीचे की साइड डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड नहीं होता, तो ये ध्यान रखोगे, है ना। डिनोमिनेटर की वजह से ये फंक्शन बहुत ही लॉजिकल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर चीज को तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में तुम जीरो नहीं ले सकते, x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, 5 करोगे ये जीरो हो जाएगा, और किसी भी चीज को हम जीरो से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते। तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी x बिलोंग्स टू, ठीक है, 3 को इंक्लूड, -3, ठीक है, उसको इंक्लूड करना है, -3 को इंक्लूड करना है इसलिए बिगर ब्रैकेट लगाया, एंड 5, ठीक है, 5 को इंक्लूड नहीं करना। होप यू गॉट इट। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, मगर
मैं इसमें एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ, बढ़िया सा एग्जांपल, है ना। सो चलो लेते हैं, टेक वन मोर एग्जांपल। सो दिस इज y इज इक्वल टू, थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पॉज करके इसको पहले ट्राई कर लेता हूँ, फिर देखना सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, 6x प्लस 8। ठीक है, क्वेश्चन सेम है कि x की वैल्यूज बतानी है जिसमें y डिफाइंड है, मतलब डोमेन फाइंड करना है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर लिखो, गेट डोमेन, डोमेन फाइंड करना है। स्पेलिंग देखो, डोमेन, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, पॉज कर लो और ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, आई थिंक तुमने ट्राई कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक न्यूमरेटर टर्म, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे तो सिंपल फैक्टर हो जा रहे हैं, -3 और -2 के, तो फटाफट फैक्टर कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, है ना, माइनस 2x और प्लस 6। सो दिस विल बी x, यू कैन टेक x कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और -2 कॉमन, x माइनस 3। सो इसके फैक्टर, ऊपर के फैक्टर हो गए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये ऊपर वाला टर्म हो गया। सिमिलरली यू कैन सॉल्व नीचे वाला टर्म। तो नीचे वाला टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसके भी फैक्टर बहुत मजे से हो जाएंगे, है ना, 4 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस, यू कैन राइट 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, that will be x, you can take x plus 2, ठीक है, और 4 you can take common, x plus 2, that is x plus 2 into x plus 4, x plus 2 into x plus 4। I hope you got it, तो easy part है। तो उसको भी फिर से उसी तरह से ब्रेक कर लिया, मतलब x प्लस के फॉर्म में, x प्लस समथिंग के फॉर्म में, है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट को एनालाइज करना आसान होगा। तो वी कैन रीराइट द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग लाइक x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऊपर वाला टर्म x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इधर हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। आई होप यू गॉट इट। फिर से सेम कंसेप्ट कि अंदर वाला जो टर्म है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 0, है ना, इंटरनल टर्म शुड बी ग्रेटर, मतलब अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर, है ना, अंदर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर,
मतलब स्क्वायर रूट के अंदर, नॉट ब्रैकेट। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। उसको फिर हम अलग से राइट कर लें, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय x प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर। कोई चीज रट्टा नहीं लगाना है, प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना है, तब तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रट्टा लगाओगे तो फिर कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, सब नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वो भी बहुत इजी वाले, है ना। बेसिक समझोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इट इज ग्रेटर इक्वल देन 0। फिर से हम अगला काम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। सभी कुछ ठीक से लिखा हुआ है, मतलब x सब में पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट -2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट -4 आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, अच्छा यहाँ पे हमें रिवर्स कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना। सभी का x पॉजिटिव था, तो अगर किसी का x नेगेटिव होता तो हमें रिवर्स करना पड़ता। अभी हमें कुछ भी रिवर्स नहीं करना पड़ता। रिवर्स करने का मतलब -1 से या तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर डिवाइड करते हैं, जो भी बात है, दोनों से एक ही बात आएगी, ठीक है। तो रिवर्स नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है उसका साइन भी चेंज नहीं करना पड़ा। अब हम सबसे पहले वही बनाएंगे अपनी जो लाइन है वेवी कर्व मेथड की, अब की ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किसको, x की वैल्यूज को, x की कौन सी वैल्यूज जिसपे ये पूरा टर्म 0 होगा, है ना। यहाँ पे तो खैर डिफाइंड ही नहीं होगा, x इज इक्वल टू -2 होगा, तो मतलब ये डिफाइंड ही नहीं होगा, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। फिर भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसी तरह से एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर इसकी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर, इसकी का मतलब याद रखना, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, जब भी मैं इसकी बोलूँ उसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर है, सॉरी फॉर दैट, इसका मतलब है ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ, ब्रैकेट कहने की बहुत आदत पड़ गई मेरी। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसकी वैल्यू 0 कब होगी, वो क्रिटिकल पॉइंट है। खैर यहाँ पे तो 0 डिफाइन भी नहीं होगा, तो उसका ध्यान रखेंगे, लास्ट में ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, है ना। ओके, सो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट लिखना है, तो ये है -2 से पहले आएगा -4, क्योंकि -4 पहले आता है नंबर लाइन पे। आई थिंक नंबर लाइन आनी चाहिए और ठीक से आनी चाहिए। उसके बाद -2 आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर 2 आएगा, और फिर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। याद रखो यहाँ पर कह सकते हो दो फंक्शंस का डिवीजन हो गया, तो इस मेथड से दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन निकलेगा। अगर दो फंक्शन मान लो, ऊपर वाला एक फंक्शन मान लो, नीचे वाला एक फंक्शन मान लो, तो दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन निकलेगा इस मेथड से, ठीक है। अच्छा, बेसिक से पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। नाउ उसके बाद चलो शुरू करते हैं। ऑब्वियसली 3 के ऊपर है, 3 के आगे है x की वैल्यू, तो एंटायर ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव करते जाओ। अब खुद ही चेक कर सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होगा। 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर रख लो, चेक कर लो, है ना। 3 से ऊपर का कोई नंबर रख लो, 4 रख लो, चेक कर लो। 2 और 3 के बीच में नंबर लो, चेक कर लो। फिर -2 और 2 के बीच में पॉजिटिव होगा, खुद से -2 और 2 के बीच का कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो। लंबा है, मैं चेक नहीं करूँगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव होगा, और इधर फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर आ जाए, जैसे x-3 का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो उस केस में फिर पॉजिटिव नेगेटिव गायब हो जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो स्क्वायर का ध्यान रखना।
अगर इसी तरह से x-3 का क्यूब आ जाएगा तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, मतलब क्यूब में फिर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब दो पॉइंट हो गए ना, x-3 दो बार हो गया, तो वही प्रोसेस उसी पॉइंट पे दो बार रिपीट करनी है ना। x-3 का अगर यहाँ पे क्यूब होता है तो वही प्रोसेस उसी पॉइंट पे तीन बार रिपीट करनी है, तो ऐसे ही फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि इनइक्वलिटी में ग्रेटर इक्वल देन 0 है। तो फिर अब ले लो कौन कौन सी x की वैल्यू क्या क्या होंगी, x बिलोंग्स टू, ठीक है, इधर इंफिनिटी तक होता है ना, 3 टू इंफिनिटी, 3 टू प्लस इंफिनिटी, और 3 को इंक्लूड करना है क्योंकि 3 ऊपर है, तो यू कैन से कि अच्छा लोअर वैल्यू से लिखते हैं, हाँ लिखते भी इधर से है ना, इधर तो फिर हायर वैल्यू आ जाएंगे। हाँ पॉजिटिव है माइनस इन्फिनिटी टू -4, मगर -4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू -4, बट डोंट इंक्लूड -4। इन्फिनिटी को तो कभी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कोई भी कभी इन्फिनिटी तक तो पहुंच ही नहीं सकता है, तो इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ओपन मतलब ये वाला, मतलब इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। ठीक है, एक तो वैल्यू आ गई, फिर -4 और -2 की बीच की वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि वो नेगेटिव है। फिर यूनियन, -2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो यूनियन -2, और 2 हमारा किस में आ रहा है, न्यूमरेटर में, तो उसको इंक्लूड करना है, तो -2 से 2 तक भी पॉजिटिव है ना। तो और ये तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस एंटायर टर्म की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x की वैल्यू नहीं। आई होप गॉट इट। तो -2 से 2 हो जाएगा, एंड देन यूनियन, फिर 2 से 3 वाली वैल्यू नहीं लेनी है ना, 3 को लेना है क्योंकि 3 ऊपर है न्यूमरेटर में, तो दैट इज 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा डोमेन निकालने का मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे डोमेन निकालने के, और ये टॉपिक अभी बहुत देर तक चलेगा, डोमेन और रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया,